हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनबीएस में जो लैब अटेंडेंट का पोस्ट है जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है वो आपको डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो में आपको एनबीएस में लैब अटेंडेंट को सैलरी कितनी मिलती है, क्या काम करना पड़ता है, वेकेशन यानी समर वेकेशन विंटर वेकेशन की छुट्टी मिलती है या नहीं, अदर लीव्स कितने मिलते हैं और लैब अटेंडेंट को क्या क्या अदर सुविधाएँ मिलती है। जितने भी तरह का आपके डाउट होंगे लैब अटेंडेंट के बारे में तो पूरा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ड्यूटीज लिखा हुआ है, ये रिटन में ड्यूटीज है। एनबीएस का एक एजुकेशन कोड है तो उसी में यह दिया हुआ था तो मैंने वहीं से लिया है। तो ये ड्यूटी आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी बताएंगे। सैलरी के बारे में बात कर दूं कि जो लैब अटेंडेंट है वो लेवल 1 का पोस्ट है जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और इसमें 18,000 स्टार्टिंग बेसिक पे मिलेगा और लास्ट में 56,900 मिलेगा। लेकिन यह 18,000 है और 56,900 है तो यह उस केस में है जब आपका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं होता है। अगर प्रमोशन हो जाता है तब तो लेवल चेंज हो जाएगा और अगर प्रमोशन नहीं होता है तब भी हर 10 साल के बाद एमएससीपी लगता है, ठीक है ना। तो एमएससीपी मिलता है तो उसमें ग्रेड चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर प्रमोशन नहीं होता है तब भी 10 साल जैसे ही आपका पूरा जाएगा तो लेवल 1 से आप लेवल 2 में आ जाएंगे, ठीक है। लेवल 1 से लेवल 2 में आ जाएंगे तो लेवल 1 से लेवल 2 में आ जाएंगे, ठीक है। तो लेवल 1 से लेवल 2 आ जाएंगे 10 साल में, ठीक है। फिर अगले 10 साल के बाद लेवल 2 से लेवल 3 में चल जाएंगे, फिर 10 साल के बाद लेवल 4 में चल जाएंगे। इस तरह से कम लेवल 4 तक पहुँच ही जाएंगे अगर प्रमोशन नहीं होता है। तो लेवल जो 4 होता है उसका ग्रेड पे होता है 2400, ठीक है। लेवल 2 का 1900 होता है और लेवल 3 का 2000 होता है, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पता होगा। तो अगर स्टार्टिंग की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में लेवल 1 में है तो इसमें 18,000 बेसिक पे रहेगा और जो डीए उस पर मिलेगा 18,000 के। तो अभी डीए का रेट 55% चल रहा है, ठीक ना, जनवरी 2025 से, ठीक है। जुलाई में भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जनवरी 2026 से तो 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, 8वां वेतन आयोग। तो उस समय तो सैलरी लगभग डबल हो जाएगी, ठीक ना। तो अभी तक लागू नहीं हुए तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार ही आपको बताते हैं। तो बेसिक पे 18,000 है, ठीक है। और डीए अभी प्रेजेंट में 9,900 है, ठीक है। जब आपका ज्वाइनिंग होगा उसमें 5-6% बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा टीए है तो टीए आपको 900 मिलेगी, ठीक है ना। ये जेड सिटी में अगर क्योंकि नवोदय विद्यालय मैक्सिमम जेड सिटी में होते हैं रूरल एरिया में, तो उस हिसाब से ही कैलकुलेशन करके बताता हूँ। बड़े जो सिटी होते हैं वहाँ तो ज़्यादा टीए मिलते हैं, ठीक है। और जो डीए और टीए है वो भी आपको 900 का 55% तो 495 रुपया हो जाएगा। और जो हाउस रेंट अलाउंस है यहाँ आपको जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको क्वार्टर मिलती है, इसलिए हाउस रेंट अलाउंस यहाँ नहीं मिलती है। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा तो उस केस में एचआरए मिलेगी, ठीक ना। तो जेड सिटी में चूँकि नवोदय विद्यालय होते हैं तो वहाँ पर ही बेसिक का 10% आपको एचआरए मिल जाएगा, ठीक है ना। बेसिक का 10% तो 18,000 का 10% 1,800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी आप देख रहे हैं कि 29,295 रुपये बन जा रही है और डिडक्शन होगा एनपीएस। तो एनपीएस आपका बेसिक एंड डीए का 10% होता है। तो बेसिक एंड डीए का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,790 रुपये आ जाएगा। तो 2,790 ग्रॉस सैलरी माइनस कर देंगे तो इन हैंड आपका 26,505 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका लगभग 26,000 प्लस आपका सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो जो एनपीएस होता है तो 10% आपका कंट्रीब्यूशन होता है और 14% आपका गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है आपके अकाउंट में। तो टोटल 24% एनपीएस अकाउंट में हर महीना आपका जमा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा तो ये अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। तो अगर 24% दोनों को जोड़ दिया जाए तो एनपीएस अकाउंट में आपका हर महीने 6,696 रुपया एड होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर टोटल बात किया जाए कि टोटल आपको हर महीना कितना मिलेगा तो टोटल आपका सैलरी तो मिल रहा है कितना, सैलरी मिल रहा है आपका 26,505 रुपया सैलरी मिल रहा है और 6,900 आपका 6,696 लगभग 6,500 बोल सकते हैं। तो 6,500 लगभग आपको एनपीएस में मिल रहा है। तो 26 एंड 6 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा ना। यहाँ पर एक गलती से 29 लिखा गया है, 29,295 की जगह 26,505 ऐड करेंगे। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो
तो 26 और 6 33 लगभग बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2000 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इंक्रीमेंट आपका पहला इंक्रीमेंट जब ज्वाइन करेंगे तो इंक्रीमेंट भी लगता है हर साल। तो जो पहला इंक्रीमेंट है ज्वाइनिंग के 6 मंथ के अंदर ही लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तभी लगेगा जब 1 जनवरी होगा या 1 जुलाई। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप नवंबर 2025 में ज्वाइन करते हैं, नवंबर 2025 में ज्वाइन करते हैं, तो 1 जनवरी को तो आपका 1 साल नहीं, 6 महीना नहीं पूरा होगा, तो 1 जुलाई 2026 को पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर 1 जुलाई को 2026 को पहला इंक्रीमेंट लगेगा तो अगला इंक्रीमेंट आपका 2027 में फिर से जुलाई में ही लगेगा, ठीक है ना। पहला इंक्रीमेंट 6 महीने के बाद लगेगा, उसके बाद हर साल एक इंक्रीमेंट लगेगा, और जिस दिन पहला इंक्रीमेंट लगेगा उसी दिन अगला इंक्रीमेंट भी लगेगा, ठीक है। ये बारे हो गए। उसके बाद प्रमोशन की बात किया जाए कि प्रमोशन आपको कैसे मिलता है, तो लैब अटेंडेंट को पहला प्रमोशन 8 साल के बाद मिलता है और जीएससी के पोस्ट पर। अब वो कब मिलेगा, उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करेगा ना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप 8 साल के बाद जीएससी के पोस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे बन जाएगा तो फिर अगला प्रमोशन आपको 3 साल के बाद हो जाएगा एसएससी के, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 3 साल एसएससी के रूप में काम कर लेते हैं तो फिर अगला प्रमोशन ओएस में हो जाएगा 3 साल के बाद, ठीक है। तो उसी तरह से आगे भी प्रमोशन होते ही रहेगा अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूटीज़ के बारे में बताऊं, ड्यूटी अभी अब सबसे लास्ट में आपको बताएंगे ड्यूटी आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके पहले आपको बता देते हैं कि आपको लीव कितने तरह की मिलेगी। तो सबसे पहले आपको वेकेशन की लीव मिलेगी। समर वेकेशन और विंटर वेकेशन दोनों मिला के नवोदय विद्यालय में 90 डेज होती है, तो आपको 90 डेज तक वेकेशन का लीव मिल जाएगी, जो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट है। उसके अलावा ईएल मिलेगी, ईसी यहाँ लिखा गया, ईसी की जगह ईएल और लीव अर्जित अवकाश, तो ये आपको 10 मिलेगी। उसके अलावा कैजुअल लीव सीएल आपको 8 मिलेगी। उसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आरएच, जिसको आरएच बोलता है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आपको 2 मिल जाएगी। उसके अलावा जो गजेटेड हॉलीडे रहती है 17 वो भी आपको मिलेगी, और वीकली ऑफ सप्ताह में 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अदर टाइप की लीव जैसे पेटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, अगर आप चाइल्ड केयर लीव वगैरह जो रहती है वो भी आपको मिलेगी ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा अदर बेनिफिट में आपको क्या क्या मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाएगी, क्योंकि आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगी, इसलिए आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाएगी। और जो कि टाइप 1 रहेगा ना, तो इसमें 1 रूम 1 हॉल रहता है और लैट्रिन बाथरूम किचन रहता है, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी। अगर आपको 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन मिला जाएगी। अगर 3 बच्चे हैं तो 2 ही के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो 1 बच्चे के लिए 33,750 मिल जाएगी, तो 2 बच्चे के लिए आपका हो जाएगा 67,500, ठीक है ना, 67,500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर बच्चा आपका हॉस्टल में पढ़ रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हॉस्टल सब्सिडी 81,000 मिलता था, तो 81,000 में 25% बढ़ा लेंगे, जितना आएगा उतना मिलेगा, ठीक है ना। तो 1 लाख से ऊपर आपको हॉस्टल सब्सिडी 1 बच्चे के लिए मिलेगा, तो 2 बच्चे के लगभग 2 लाख से ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। उसके अलावा टीए मिलेगी। अगर आपको कहीं स्कॉट ड्यूटी पर भेजा जाता है, कभी ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, ट्रेनिंग करने जाएंगे, या बच्चों के साथ कभी कभी दूसरे विद्यालय में भेजा जाता है स्कॉट ड्यूटी पर, तो उस केस में आपको टीए होता था। टीए आपको खाने के लिए पैसे मिलते हैं प्रतिदिन के हिसाब से और आने जाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा होटल वगैरह के भी मिलते हैं, होटल में आप रहेंगे तो होटल का भी लग जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। जितने भी लेवल 1 पोस्ट रहते हैं उनको ड्रेस अलाउंस मिलते हैं हर साल 6,250 रुपया। उसके अलावा लीव ट्रैवल कंसेशन LTC मिलेगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग 8 साल में हर साल आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा साल आपको होम टाउन LTC मिलेगी। उसी तरह से चौथा साल ऑल इंडिया में कहीं भी जाने के लिए मिल जाएगी, चौथा। उसी तरह से 5वां, 6ठा और 7वां साल आपको होम टाउन LTC मिलेगी, और 8वां साल ऑल इंडिया। उसके बाद ब्लॉक ईयर चालू हो जाता है, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब लास्ट में बाकी चीज़ें तो बता ही दिया, अब आपको ड्यूटी भी बता देते हैं। तो ड्यूटी बताने से पहले संक्षेप में आपको ड्यूटी बता देते हैं, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले आपको ड्यूटी में लैब अटेंडेंट है तो लैब में काम रहेगा, ठीक है। तो लैब नवोदय विद्यालय में मुख्य रूप से 3 होते हैं, तो तीनों का एक ही लैब अटेंडेंट होते हैं। तो तीनों लैब में आपको काम करना होगा। वहाँ पर क्या होगा, जितने भी अपैरेटिस है उसकी रख रखाव और अपैरेटिस की साफ सफाई, ठीक है। और जो एग्ज़ाम इंचार्ज होते हैं, एग्ज़ाम IC होते हैं, तो उनको उनके काम में मदद करना, जैसे कि फ़ोटोकॉपी वगैरह करना है, क्वेश्चन पेपर को सेट करना, ठीक है। सेट करना मतलब उसको स्टेपल करना, ठीक है।
प्रिंट निकलने के बाद। उसके अलावा अगर कोई काम वो प्रिंसिपल बताते हैं वो करना। उसके अलावा जब आपको लैब में काम नहीं रहता उसमें आपको ऑफिस में अटैच कर दिया जाता है, विद्यालय ऑफिस में, वहाँ पर ही आपको कुछ काम बताया जाता है तो वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कुछ स्टॉक का भी आपको काम दे दिया जाए ना, स्टॉक, ठीक है। मार्केट से कुछ परचेज करने के लिए भी आपको दिया जा सकता है, स्कॉट ड्यूटी पर भी कभी कभी भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपको मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखित में जो है वो आपको बता देता है। तो लिखित में देख सकते हैं क्लीनिंग ऑफ लेबोरेटरी एंड डस्टिंग ऑफ इट्स फर्नीचर, ये पहला है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी फर्नीचर इंक्लूडिंग इट्स पॉलिशिंग एंड पेंटिंग, ठीक है। थर्ड है कि मेंटेनेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन होता है एक्वेरियम, इट इज़ इन द जवाहर विद्यालय। जवाहर विद्यालय में जो बोटानिकल गार्डन है, एक्वेरियम होता है, उनका मेंटेनेंस करना, देखभाल करना, ठीक है। क्लीनिंग, सेटिंग एंड अरेंजिंग ऑफ ऑपरेटर्स, जो बताया आपको कि ऑपरेटर्स को रख रखाव उसकी साफ सफाई करना, ठीक है ना। कैरिंग द ऑपरेटर्स टू द क्लासरूम एज रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न टीचर। अगर कंसर्न टीचर आपको बोलते हैं कि क्लास रूम में अपैरेटस लेके आओ, कोई इक्विपमेंट लेके आओ लैब से, तो वो आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनर रिपेयर ऑफ अपैरेटस, ठीक है ना। कलेक्टिव मटेरियल फॉर प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क के लिए मटेरियल को आपको देना और फिर उसको वापस रखना, ठीक है ना। मेकिंग लोकल परचेज फॉर विद्यालय लेबोरेटरी, विद्यालय लेबोरेटरी है, लैब है, उसके लिए कुछ खरीदारी करना है लोकल मार्केट से तो वो आपको खरीदने पड़ सकते हैं, ठीक है ना, एज डायरेक्टेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है ना। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर ऑफ द लेबोरेटरी, लैब का स्टॉक रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप आएंगे तो धीरे धीरे सब काम आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। रिपोर्टिंग ऑफ एनी एक्सीडेंटल डैमेज और लॉस ऑफ ऑपरेटर्स टू द इंचार्ज ऑफ द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कोई चीज़ फूट जाती है, टूट जाती है या मिसिंग है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको लैब इंचार्ज को देना होगा, ठीक है ना। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द फंक्शनिंग, एग्जीबिशन का फंक्शनिंग का आपको अरेंजमेंट करनी होगी, ठीक है ना। असिस्टिंग एग्जामिनेशन इंचार्ज, एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं उनको काम में हेल्प करना, असिस्ट करना, ठीक है ना, एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है ना। मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग ऑफ लैब लॉग बुक, लैब में जो लॉग बुक होता है उसको मेंटेन करना, अपडेट करना, ठीक है ना, उसमें एंट्री वगैरह करनी होती है। एनी अदर वर्क असाइंड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको कोई काम आपको अदर काम बोलते हैं तो वो भी आपको करना है, जैसे स्कॉट ड्यूटी वगैरह पर कभी कभी भेजा जाता है, ठीक है। उसके अलावा व्हेन एवर लेबोरेटरी आर क्लोज, जब लैब क्लोज रहेगा और देयर इज नो वर्क इन द लेबोरेटरी, या लैब में कोई काम नहीं है, तो लैब अटेंडेंट विल बी अटैच विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो लैब अटेंडेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में अटैच कर दिया जाता है ना ऑफ द जवाहर नवोदय विद्यालय, सो दैट देयर सर्विस कैन बी यूटिलाइज फॉर मिसलेनियस वर्क ऑफ द विद्यालय, ताकि विद्यालय को कुछ अन्य काम है उसमें आपके सर्विस को यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जितने भी तरह के डाउट थे वो सारे आपको क्लियर हो गए हैं। एक डाउट अभी भी बच गया कि स्पेशल अलाउंस जो टीचर्स को मिलता है ना 10% बेसिक का, तो वो आपको मिलेंगे या नहीं, तो ये बता दूं कि उनको आपको नहीं मिलेंगे, वो केवल टीचर्स को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।